तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़े खुलासे की। मुझे भी बहुत हैरानी हो रही थी कि ऐसी क्या बात थी कि म्यूज़िक माफिया को, सिद्धू मूसेवाला को मारना पड़ा या मरवाना पड़ा। बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से लोग इस केस को, पहले बहुत बार ये बहस हो चुकी है कि महज एक गैंग वार का हिस्सा मान के चल रहे थे, लेकिन मैं पहले दिन से ये बात कहता आ रहा हूँ कि ये एक नॉर्मल गैंग वार का केस नहीं है, आपसी रंजिश का मामला नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें जुड़ी हुई हैं और जिनका पास हज़ारों करोड़ों रुपए के मसले की बात थी कि 2, 4, 5, 10 करोड़ की बात नहीं थी। बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा था सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ, जिसका इशारा उसके पिता ने आज से 2 दिन पहले किया था। उसके पिता की बात सुन के मैंने रिसर्च करने की कोशिश की तो चौंका देने वाले खुलासे सामने आए। मेरे एक मित्र हैं जो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं। बहुत शोध पत्र, जिनको हम रिसर्च पेपर्स कहते हैं, सेमिनार, सर्च पेपर, इस किस्म का काम वो बहुत बड़ी स्टडी करके पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री की उन्होंने एक अपना नाम बनाया है। बहुत से लोग पंजाब में उनको जानते होंगे, लेकिन जब मेरे से उन्होंने बात की, मैंने वो बात रिकॉर्ड भी की उनकी पूरी 18 मिनट की वो पूरी कन्वर्सेशन हमारी हुई इस केस को लेके। लेकिन उन्होंने अंत में अपना नाम देने से या अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने से मना कर दिया। शायद कहीं ना कहीं उनके दिल में भी म्यूज़िक माफिया का डर छिपा हुआ था। आप देखिए, आप एक शख्स जो म्यूजिशियन नहीं है, जो सिंगर नहीं है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है, गायकी से जुड़ा हुआ नहीं है, इस किस्म का कोई उसका बिजनेस नहीं है, वो तो एक रिसर्च स्कॉलर है, स्टडी करता है और अपनी स्टडी के बेस पे वो अपनी बात करता है। उस रिसर्च के बेस पे वो शख्स भी अपना नाम लेने से डरता है। उसने मुझे बार बार रिक्वेस्ट किया कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपनी आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी देनी ज़रूरी थी कि ये तथ्य जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो खुलासे आज करने जा रहा हूँ, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड है। और उस मेरे मित्र ने, जो मेरी चैनल भी देखते हैं, उन्होंने मुझे 10-11 आर्टिकल्स के उन्होंने PDF भेजे मुझे कि आप ये भी स्टडी कीजिए। और वो आर्टिकल कोई हिंदुस्तान के बड़े अखबार में छपा हुआ है, कोई कनाडा के किसी अखबार में छपा हुआ है, को कहीं गूगल पे किसी आदमी का रिसर्च पेपर है, या कुछ ऐसा डाटा है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज तक कभी किसी ने की नहीं, या तो वो लोग करने से डरते थे या उन बातों को सिद्ध नहीं कर सकते। सबसे बड़ा खुलासा, आप जितना म्यूज़िक इंडस्ट्री को छोटा समझते हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री उतनी छोटी नहीं है। ये बहुत बड़ा माफिया है और इस माफिया के पीछे बहुत बड़ी रकम लगी होती है। आपको हैरानी होगी सुन के कि जिन लोगों की बात मैं करने जा रहा हूँ, वो कुछ छोटे मोटे लोग नहीं हैं। बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनीज़ हैं, हिंदुस्तान की, इंटरनेशनल, दुबई की, लंदन की, अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, और यहाँ तक कि रशिया और आर्मेनिया की भी हैं। वहाँ भी पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री लोग खोल के बैठे हैं, कंपनीज खोल के। और आपको सुन के हैरानी होगी कि दुनिया भर में हर साल 5000 से ज़्यादा पंजाबी गाने रिकॉर्ड होते हैं और मार्केट में आते हैं। इतना क्रेज़ है। और हिंदुस्तान की बात करें तो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो
टर्नओवर के हिसाब से हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बाद दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे भोजपुरी ये वगैरह आती हैं और चौथे नंबर पे तेलुगु। इतना बड़ा टर्नओवर मैं आपको बताऊंगा, आपको यकीन नहीं होगा। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो है, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है, उसका दुनिया भर में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर में एनुअल टर्नओवर तकरीबन 60,000 करोड़ का है और ये आंकड़े 2020 के हैं। मेरे मित्र ने मुझे जो उन्होंने बातचीत में बताया था, उन्होंने 70,000 की बात की थी, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ था कि हर साल 15% से लेके 20% का इस टर्नओवर में इजाफा होता है। उसके हिसाब से तकरीबन 17,000 करोड़ हो जाता है। और एक मैंने बहुत बड़ा अखबार हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान टाइम्स, उसकी 25 जुलाई के एडिशन में एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस के एक डीएसपी मिस्टर कुशवाहा, उनको कोट किया गया है। और उस आर्टिकल में उस डीएसपी ने, जो स्पेशलाइज करते हैं इस किस्म के केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनके नाम से उनका बयान जो छापा गया है अखबार में, उसमें भी यही कहा गया है कि दुनिया भर में 5,000 के करीब पंजाबी गीत, गाने, म्यूज़िक, वो किस किस्म के हैं मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में, और 60,000 करोड़ का टर्नओवर इन्वॉल्व है पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड। अब ये एक रिस्पॉन्सिबल आईपीएस ऑफिसर कहता है जिसने स्टडी की होगी, और इसी किस्म के खुलासे जो बाहर बैठे म्यूज़िक एक्सपर्ट्स हैं, मेरे सिएटल में एक मित्र हैं जो खुद सिंगर भी हैं, उनसे मेरी बात हुई आज, उन्होंने भी इन बातों की पुष्टि की। मैं आपको बताता हूँ कि इतनी बड़ी फिगर बनती कैसे है। अब छोटी सी बात से हम शुरू करते हैं। हम लोग खाली सिंगर को सिंगर समझते हैं कि एक सिंगर जो है वो साल में कितने कमाता होगा। अनफॉर्चुनेटली सिद्धू मूसेवाला की डेथ के बाद जो तथ्य सामने आए थे, उनसे पता चला कि उस आदमी ने पिछले साल 5,000 से ज़्यादा का इनकम टैक्स भरा। और 5,000 का इनकम टैक्स भरने का मतलब सीधा साधा ये होता है कि उसकी एनुअल इनकम 20 करोड़ से ज़्यादा होगी। और आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि पंजाबी के जो टॉप के सिंगर्स हैं, टॉप 10, वो सबकी जो उनकी कमाई है वो 50 करोड़ से लेके 150-200 करोड़ तक की है। और उनसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में टैक्स नहीं भरते। बहुत सारे सिंगर, म्यूजिशियन वो कनाडा या अमेरिका के सिटीजन्स हैं, टैक्स वहाँ भरते हैं। हमारी इन कंट्रीज के साथ ड्यूल टैक्स ट्रीटी है, अगर टैक्स वहाँ भरते हो तो हिंदुस्तान में टैक्स नहीं देना पड़ता। जिनमें जितने बड़े स्टार हैं पंजाब के आज के दिन में, एक्टर, सिंगर, कम एक्टर सिंगर या सिर्फ एक्टर, उनमें से आधे लोग जो हैं वो कनाडा के सिटीज़न हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे ही है। बहुत बड़े बड़े स्टार इंक्लूडिंग अक्षय कुमार सब कनाडा के सिटीज़न हैं। पैसा हिंदुस्तान से कमाते हैं, टैक्स कनाडा में भरते हैं। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को म्यूज़िक माफिया ने मरवाया, तो उसके पीछे क्या कारण है जो बात सामने आती है। क्या खतरा था म्यूज़िक माफिया को सिद्धू मूसेवाले से? उसके 3-4 छोटी छोटी एग्जाम्पल दे के वापस फिर उसी 60,000 वाली बात पे आएंगे। अब सिद्धू मूसेवाला ऐसा करैक्टर था जिसने इस म्यूज़िक माफिया को चैलेंज किया, अकेले आदमी ने, और चैलेंज एक फ्रंट पे नहीं, बहुत फ्रंट पे चैलेंज किया। उनके पिता ने जो बात कही उसमें से आगे जो बात चलती है मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो 2-4 दिन में निकल के आएगी।
सिद्धू ने जब पहले कुछ लोगों से मिलके गाने रिकॉर्ड करने लगा, उसमें से जो उसको नेट जो अमाउंट एक उसकी जेब में आता था, वो उसके गाने की जो पूरी कमाई होती थी उसका महज 30% उसके पास आता था। बाकी 70% कहाँ जाता था? वो कंपनीज के पास, उसके जो सो कॉल्ड पार्टनर थे उनके पास। और जो 30% आता था उसमें भी उस गाने को बनाने में, प्रचार करने में, प्रमोट करने में जो खर्चा आता था वो भी उस 30% से सिद्धू को अपने हिस्से में से देना पड़ता था। ये अकेले सिद्धू की बात नहीं है, ये पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री का दस्तूर है। सिंगर्स को, कलाकारों को बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है। और इसी तरह सिद्धू का कत्ल पहला कत्ल नहीं है जो म्यूज़िक माफिया ने किया। आज से 25 साल पहले जो गुलशन कुमार का मर्डर हुआ था, डी कंपनी के लोगों ने करवाया, उसके पीछे भी म्यूज़िक माफिया था। वो दूसरी बात है कि हमारी इन्वेस्टिगेटर वो केस लंदन की अदालत में साबित करने में फेल हो गए, लेकिन हकीकत क्या है दुनिया भर को मालूम है। गुलशन कुमार ने एक पैरेलल म्यूज़िक सिस्टम शुरू कर दिया था हिंदुस्तान में। बड़े बड़े सिंगर के गाने हुए गाए, नए सिंगर से गवा के वो कैसे लाखों की गिनती में उस ज़माने में बेच के जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए उस आदमी ने कमाए, वो शायद एक रीज़न था कि उसको उसके प्रतिद्वंदियों ने अंडरवर्ल्ड को पैसे दे के मरवा दिया, जिसको कहते हैं कंट्रैक्ट किलिंग। इसीलिए मैं पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ, सिद्धू मूसेवाला की मौत कोई गैंग वार का मसला नहीं है, कोई आपसी रंजिश का मसला नहीं है, ये एक कंट्रैक्ट किलिंग है। बड़ी ताकतों ने गैंगस्टर्स को पैसे दे के, सुपारी दे के सिद्धू मूसेवाले को मरवाया। क्यों मरवाया? ये सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। सिद्धू मूसेवाला ने क्या किया? उसने सबसे पहले तो बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनी जो हिंदुस्तान में तकरीबन 170 म्यूज़िक कंपनीज़ हैं, जिनमें से 130 बाकी भाषाओं के साथ साथ पंजाबी में भी डील करती, छोटी बड़ी हिंदुस्तान में, दुनिया भर में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है पंजाबी म्यूज़िक की। इसी तरह नेपाल में बहुत पंजाबी म्यूज़िक चलता है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यहाँ बहुत चलता है। इवन साउथ कोरिया में एक पंजाबी म्यूज़िक की कंपनी है। मैंने जब स्टडी किया था, मेरे मित्र ने जो खोज करते हैं ऐसे किस्सों की, उन्होंने सब बताया, मैंने भी देखा उसको। तो इतना बड़ी कंपनीज को सिद्धू ने चैलेंज किया कि मैं आज के बाद आपके साथ काम नहीं करूँगा। और उसके साथ नुकसान किस किस का हुआ? अगर म्यूज़िक कंपनी से कंट्रैक्ट करता, एक तो उसको अपने पार्टनर्स को हिस्सा देना पड़ता, जहाँ पे गाना रिकॉर्ड होता है उस स्टूडियो का किराया देना पड़ता, उसके बाद जो उसकी अगर आप एल्बम बनाते हो, वीडियो बनाते हो गाने की ऑडियो के साथ साथ, उसका आपको सेपरेट खर्चा करना पड़ता है। फिर उसके साथ पब्लिशर सामने आते हैं जो आपके गाने को प्रमोट करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्टर छापते हैं, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट छापी जाती है, टीवी पे जिंगल्स लगाए जाते हैं, रेडियो पे उसका प्रचार होता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ एक गाने के पीछे सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं। कोई टीवी पे, कोई रेडियो पे, कोई पब्लिसिटी, कोई प्रिंटिंग का, बहुत सारा अमला फैला लगा होता है। एक सिंगर के ऊपर, एक गाने के ऊपर सैकड़े लोगों की रोटी रोज़ी चलती है। ये बहुत कम लोग इस बात को भांपते हैं, लेकिन ये हकीकत है। और कमाई सिंगर की जो है वो इतने लोगों में जाके बट जाती है। उसके बाद उसके अपने म्यूजिशियन, उसके बाद स्टूडियो का खर्चा, उसके बाद उसके जो अपने रेगुलर जो उसका स्टाफ है, पीए है,
सेक्रेटरी है, खजांची है, अकाउंटेंट है, इस किस्म के लोग। जब आप ज़्यादा पैसा कमाते हो, पैसे का हिसाब भी रखना पड़ता है। तो इस किस्म से एक सिंगर के इर्द गिर्द तकरीबन 250-300 लोगों की एक गाने के पीछे ने इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अब इतने लोगों का खर्चा जो है वो उस सिंगर के सर पे ही जोड़ा जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इस इंडस्ट्री का टर्नओवर जो है उसको सिंगर की कमाई से मत मापा जाए, उसके साथ जो और लोगों का जो टर्नओवर होता है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है जिसमें लाखों लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वो कमाई जो कंपनीज वाले क्या करते हैं, आपके साथ जो 170 कंपनियां काम कर रही हैं दुनिया भर में, वो आपको एक फिक्स अमाउंट देती है कि आपको ये गाने का 10 करोड़ दिया, और उस 10 करोड़ के बाद वो गाना अगर 1000 करोड़ भी कमा ले तो सिंगर को कुछ नहीं मिलता सिवाय एक नॉमिनल रॉयल्टी जो 5% होगी या 7% या मैक्सिमम 10%। आजकल वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया, उन्होंने वो भी लंप सम कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपको इतना मिलेगा, उसके बाद 5 साल के बाद इतना मिलेगा, 10 साल के बाद इतना मिलेगा। तो ये ऐसी बातें हैं जो सिंगर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। सिंगर की असली कमाई का उसके पास महज 20 या 25% ही रहता है, बाकी 75% की कमाई जो है वो ये पैराफर्नेलिया पे बैठे लोग वो खा जाते हैं। सिद्धू ने उस सिस्टम को चैलेंज किया। वो अपने गाने खुद लिखता था, जबकि बाकी बहुत से सिंगर किसी और का लिखा गाना गाते हैं और गाना लिखने वाले को पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो उस गाने को रिकॉर्ड करते हैं जो उनका खर्चा होता है। सिद्धू अपने गाने खुद रिकॉर्ड करता था और अपने किसी गाने की पब्लिसिटी नहीं करता था। किसी को पता नहीं होता था कि कल सिद्धू का कौन सा गाना आ जाएगा। दूसरी तरफ जब दूसरे सिंगर, जब हम बात करते हैं कि दूसरे सिंगर्स को क्या तकलीफ़ थी, सिद्धू से ये तकलीफ़ थी। दूसरे सिंगर एक गाना रिलीज़ करने में उनका जो लाखों में खर्चा होता था, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ भी खर्चा करते थे। विदेशों में जाके एल्बम की वीडियोग्राफी करते थे, उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट हायर करते थे, साथ में लोकेशन अच्छी चुनते थे, कभी हेलीकॉप्टर शॉट, कभी समुद्री जहाज़ का शॉट, कभी रेलवे स्टेशन का, कभी हिल स्टेशन का, कभी बर्फ़ों का, कभी समंदर का। तो उतने खर्चे करने के बाद वो अपना गाना रिलीज़ करते थे और वो गाने की प्रमोशन करते थे, और गाना फ्लॉप हो गया तो पूरा नुकसान सिंगर का। गाना बिकेगा तब जब वो बनेगा, अब बनने के पहले ही वो उनको पता चल जाता है कि ये फ्लॉप है, नुकसान सिंगर का होता है। सिद्धू ने इस सब से ऊपर उठ के उसने सारे काम अपने खुद करने शुरू किए और उसने अपने गाने बेचने से इनकार कर दिया। बहुत बड़ा झटका था म्यूज़िक माफिया को, म्यूज़िक इंडस्ट्री को। उसने अपने गानों के लिए अपनी रिकॉर्ड कंपनी बनाई और उनको गूगल पे, यूट्यूब पे और बाकी साधनों पे रिलीज़ करके उस आदमी ने अपने कदमों पे खुद खड़ा होना सीखा। और उसमें भी देखिए, जब हम कहते हैं कि 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, अब फ़र्ज़ करो गूगल से एक सिंगर 1 करोड़ रुपया गाने का कमाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, हालांकि बहुत कमाते हैं। वो जो 1 करोड़ मिलता है गूगल की ऐड का मिलता है, लेकिन जो ऐड का पैसा गूगल आपको दे रहा है, जिन लोगों की वो एडवर्टीज़मेंट होती है उनसे गूगल कितना ले रहा है वो आपको नहीं पता। बाहर से 10 करोड़ ऐड वालों से लेके आपको 1 करोड़ दे रहा है, या कोई भी ऐसा परसेंटेज होगा। इसी तरह जो कंपनीज होती हैं वो भी इसी बात का फ़ायदा उठाती हैं, आपसे सस्ता गाना खरीद के बाहर उसको प्रमोट करके बेचती हैं और पैसे कमाती हैं। तो देखने में जो इंडस्ट्री आपको कोई 7-8-10 हज़ार करोड़ की लगती है, वो असल में 60-70 हज़ार करोड़ की फाइनली इंडस्ट्री बन जाती है। और सिद्धू ने उस इंडस्ट्री को चैलेंज किया और सबसे कामयाब सिंगर पिछले 6 साल में उभर के आया।
हर गाना उसका हिट, और किसी को ये नहीं पता होता था कि अगला गाना कब आएगा, किस विषय पे आएगा। ये उसकी एक सरप्राइज एलिमेंट था, और उसमें कोई ड्रामाबाजी नाटकबाजी नहीं होती थी। सीधा साधा ज़मीन से जुड़े हुए गाने, ज़मीन से जुड़ा हुआ लिबास, जो बाकी सिंगर्स के जो एक फ्लैशी ज़िंदगी उनकी होती थी, शो बेस दिखावे की ज़िंदगी, उसको बहुत बड़ा चैलेंज था। और पिछले 3 साल से कोरोना के टाइम पे भी सिद्धू मूसेवाला के जितने गाने आए सब हिट हुए, लेकिन बाकी सिंगर्स का गाना रिलीज़ करने की हिम्मत नहीं हुई किसी की। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज सिद्धू करने जा रहा था, वो एक एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स के खिलाफ या उनके मुकाबले में एक नई सिंगर्स की आर्मी खड़ी करने जा रहा था, एक नई फौज क्रिएट कर रहा था, और बहुत से लोगों को उसने प्रमोट किया। ज़्यादातर लोग उसके इलाके के थे, जबकि बड़े बड़े सिंगर पैलेशियल बंगलों में रहते थे। चंडीगढ़ में, शिमला में, देहरादून में बड़े बड़े बंगले बना के, फार्म हाउस बना के रहना। सिद्धू अपने गांव में, छोटे से गांव के उस घर से रह के, बाद में बड़ा घर बनाया वो बाद की बात है, लेकिन वो ज़मीन से जुड़ा हुआ शख्स था। जिस आदमी के कंधे पे उसने हाथ रखा, उसको भी लाखोंपति करोड़ोंपति बना दिया। और वो उन लोगों के साथ नए लोगों को, जिनके पास टैलेंट था, उसका मेन जो मुद्दा था वो टैलेंट था कि शोबाजी से काम नहीं चलेगा, आपके पास टैलेंट है तो आप आगे बढ़ोगे। वो टैलेंटेड यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहा था, जो म्यूज़िक माफिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। म्यूज़िक माफिया तो ऐसे लोगों को ढूंढता है कि नए लोगों को पहले ही पकड़ लो, सस्ते में खरीद लो, बाद में उनकी कमाई करेंगे। सिद्धू ने वो सिस्टम बंद किया। उसने नए लोगों को प्रमोट ही नहीं किया, बल्कि कुछ पुराने सिंगर जो आज के समय में एडजस्ट नहीं कर सकते थे, उनको भी उसने अपनी गाइडेंस देके, अपनी टीम की मदद से, पुराने सिंगर से नए किस्म से गाने गवा के उनको भी वापस खड़ा किया, रिवाइव किया। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, जिससे म्यूज़िक माफिया डरा हुआ था कि अगर और सिद्धू जैसे 50-100 सिंगर नए पैदा हो जाते हैं तो पुराने सिंगर्स का क्या होगा, जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, उनके गाने चलेंगे नहीं, तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूज़िक को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहा था। इंटरनेशनल सिंगर ड्रेक के साथ उसका टाई अप था। अब ये गाना आने भी वाला, शायद रिलीज़ हो रहा है ड्रेक का गाना सिद्धू के साथ। इसी तरह 4 और इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ सिद्धू कॉन्टैक्ट में था, और फाइनल स्टेज पे बात हो गई थी। उनके साथ मिलके पंजाबी म्यूज़िक को हॉलीवुड तक लेके जाने का उसका सपना था, एक विजन था, उसने सोच के रखा था। क्योंकि पंजाब में जो पैसा मिलता है, उसके मुकाबले जो आपको पैसा फॉरेन में डॉलर्स में मिलता है, जो उनकी करेंसी में मिलता है, वो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर पंजाब में एक सिंगर का शो होता है और उसी किस्म का शो उसका कनाडा में या अमेरिका में या इंग्लैंड में होता है, तो कमाई का फ़र्क 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था म्यूज़िक माफिया के लिए कि सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूज़िक को इंटरनेशनल लेवल पे अपने और अपने साथियों के साथ लेके वहाँ तक लेके जाना चाहता था। और अगर इसी तरह चलता तो शायद आने वाले 5, 6, 7, 8 साल में सिद्धू सबसे बड़ी पर्सनैलिटी बन के उभर आता, और बाकी सिंगर और उनके प्रमोटर उसके सामने बौने लगते। अब देखिए कि इतने दिनों में उसके मरने के बाद भी किसी सिंगर की अभी तक कोई एल्बम रिलीज़ करने की हिम्मत नहीं हुई। और इतना बड़ा चैलेंज जो सिद्धू लेके आ रहा था, वो हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान, अगर सिद्धू अकेला कामयाब हो जाता आने वाले समय में, अगर वो 25-30% मार्केट भी इन एस्टैब्लिश ठेकेदारों की छीन लेता, तो भी
तकरीबन 20,000 15-20 हज़ार करोड़ का एनुअल टर्नओवर सिद्धू की वो कंपनी जो उसने अपनी 2 रिकॉर्ड कंपनी बनाई थी वो कर लेती तो 20,000 करोड़ का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है। हालांकि वो पैसा जो सिद्धू की जो सोच थी, जो उसका काम करने का तरीका था, उसने तो सबके साथ शेयर करके रखना था। दूसरी तरफ माफिया पूरे का पूरा पैसा थोड़ा सा शेर सिंगर को देके अपने खजाने भरते थे। ये एक बड़ा चैलेंज था और इतने बड़े चैलेंज में अगर माफिया किसी को मारेगा नहीं तो क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो देखना पड़ेगा। जब अभी 26 तारीख को, आज से 12-13 दिन के बाद जब चार्जशीट फाइल होगी, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। और दोस्तों आपको एक बार बता दूं जाते जाते कि ये जो मेरे उस दोस्त ने जिसने ये रिसर्च करके पूरा इतना बड़ा मसौदा तैयार किया, उसकी अपनी आवाज़ में कल सुबह 7 बजे पंजाबी में एक वो स्पेशल मैं वीडियो निकालूंगा और जो पंजाबी श्रोते हैं, सुनने वाले, चाहने वाले, मूसेवाला को, पंजाबी को चाहने वाले, वो कल सुबह 7 बजे उस कोई 16 मिनट की वो ऑडियो टेप है, मैं आपको वो सुनाऊंगा इंट्रोडक्शन के साथ। उसको देखना मत भूलिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के नाम इस करके नहीं लिए आज के इस एपिसोड में, क्योंकि हिंदी ऑडियंस को पंजाबी के वो सिंगर और वो पर्सनैलिटीज़ के नाम ना याद रहें कि ना उनकी बैकग्राउंड पता है। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। सिद्धू ने एक एस्टैब्लिश्ड माफिया को चैलेंज किया और उसको नुकसान उठाना पड़ा। पंजाबी में उसका मतलब क्या है वो कल सुबह 7 बजे सुनना मत भूलिएगा, इंतज़ार कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।